स्वागत है आप सभी का दी बायोलॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी की यूपी बोर्ड की तैयारियां बहुत तेजी से और दिन ब दिन बेहतरीन चल रही होंगी। पिछली कुछ वीडियोस में हमने यूपी बोर्ड में आए हुए गत वर्षों के प्रश्नों को डिस्कस किया था। उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2023 में आए हुए बायोलॉजी के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? कौन सा वो बैक्टीरिया है जो दूध को दही में चेंज करता है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन सी क्लॉस्ट्रिडियम, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो इसका सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए। क्यों? देखिए, इकोलाई बेसिकली कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, दूषित जल या फिर पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नाम में ही निमोनी आ रहा है। निमोनी बेसिकली ये निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। क्लॉस्ट्रिडियम की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी, जो कि टिटनेस रोग उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता ज्यादा होती है? कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में गोल्डन राइस के अंदर पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इसका सही आंसर और सही उत्तर होगा विटामिन ए। गोल्डन राइस बेसिकली एक बायोलॉजिकल मॉडिफाइड क्रॉप होती है, जिसे हम अपने हेल्थ के लिए या हम अपने फ़ायदे के लिए मॉडिफ़ाई करके तैयार करते हैं। गोल्डन राइस में बेसिकली ये बायोटेक या हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाई हुई फसल होती है, जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएनए में कौन-सी शर्करा पाई जाती है? आरएनए में कौन-सी शर्करा पाई जाती है? देखिए, आरएनए और डीएनए ये इम्पोर्टेंट हैं दोनों ही, इनको अच्छे से हम तैयार करें। आरएनए और डीएनए ये दोनों ही एक जो है न्यूक्लिक अम्ल है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स पाई जाती हैं, आरएनए में 1 पाई जाती है। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें अब, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड याद रहे, हमें डिटेल में पता होना चाहिए हर चीज़, तभी हम बेटर तरीके से समझ कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है पेंटोज शर्करा। दूसरा पाया जाता है इसके अंदर नाइट्रोजनी क्षार, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। तीसरा इसके अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक या फॉस्फोरिक अम्ल, जिसके कारण इनकी प्रवृत्ति आरएनए और डीएनए की कैसी होती है? अम्लीय होती है। पेंटोस शर्करा अगर बात की जाए तो ये 2 तरीके की होती है, यानी ये होता है C5H10O5, जिसमें एक होती है राइबोस शर्करा और एक होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। दोनों में अगर देखें तो ये नामों में छुपे हुए काम हैं, यानी डीएनए का जो नाम है वो डीऑक्सी की वजह से पड़ता है और राइबोस यहाँ से। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? देखिए, डीऑक्सी राइबोस शर्करा प्रेजेंट होती है डीएनए में, ग्लूकोज C6H12O6 फ्रक्टोज फ्रूट्स में, राइबोस शर्करा प्रेजेंट होती है आरएनए में। इसका मतलब हमारा सही आंसर राइबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए 2-3 एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ते हैं, जिनमें हम एक पढ़ते हैं ग्रिफिथ का प्रयोग। ग्रिफिथ, जिसमें उन्होंने चूहों का प्रयोग डिप्लोकोकस निमोनी एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन का यूज किया था। सेकंड हम पढ़ते हैं एवरी मैक्लोड मैकार्डी का उपयोग, लेकिन इसके द्वारा भी इन्होंने आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं मेंडल। मेंडल को तो हम क्या कहते हैं बेटा? मेंडल का तो इससे कोई है ही नहीं। मेंडल को तो इसका यानी मेंडल को हम कहते हैं आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी शिकी का जनक, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है बेटा किसे? मेंडल को। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटसन एंड क्रिक की, तो इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, यानी डीएनए का जो हम मॉडल पढ़ते हैं वो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट इन्होंने नहीं, हर्शे एवं चेस, इसका सही आंसर होगा बेटा हर्शे तथा चेस। इन्होंने बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट फास्फोरस और सल्फर रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज का निर्माण करके इकोलाई को संक्रमित कराया था, जिसके द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इंपॉर्टेंट है ये, इन डिटेल के लिए भी याद रखें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। स्त्रियों में औसत मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? मासिक धर्म की अगर हम बात करें तो बेटा गढ़ प्राइमेटा
कि स्त्रियों में होने वाले जननिक चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र बेसिकली 4 फेजेज़ में बँटा हुआ होता है, जिसमें पहला फेज़ 1 से 6 दिन, दूसरा 7 से 13, तीसरा 14वें दिन और बाकी 15 से लगभग 28 दिन। तो ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें, तो एवरेज में आंसर जाता है बेटा इसका 28 दिन, 28 दिन। याद रखें, सभी महिलाओं का मासिक धर्म समान नहीं हो सकता, ये आगे-पीछे भी हो सकता है, कभी-कभी यह केवल 26 दिन का देखने को मिलता है, कभी-कभी ये 30 से 35 दिन तक जाता है। ये हमारे लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है, बट औसतन जो आंसर है वो 28 दिन। नेक्स्ट, प्रत्येक एंटीबॉडी में कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक एंटीबॉडी में कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन्स यानी श्रृंखलाएँ पाई जाती है। एंटीबॉडी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये अपने आप में ही एक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो यह जो होता है यह वाई शेप का होता है। बेटा ये कैसा होता है? ये होता है वाई शेप का। कैसा होता है? ये वाई शेप का प्रेज़ेंट इस तरीके से जिसमें 2 लाइट और 2 हेवी चेन्स होती हैं यानी 2 हेवी 2 लाइट कितना टोटल 4 यानी इसका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ऑटोसोम्स, बी वाई लिंक्ड, सी एक्स लिंक्ड, डी लैंगिक। देखिए, गुणसूत्रों की यदि हम बात करें तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं बेटा ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स और दूसरे जो गुणसूत्र होते हैं उसे हम कहते हैं अलोलोसोम्स या फिर उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। देखिए, ऑटोसोम्स चूँकि मनुष्य की एक कोशिका के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर XX होगा तो वो फीमेल होगी, अगर XY होगा तो वो मेल होगी। तो डिपेंड करता है कि वो 44 प्लस अगर XX है, तो ये मादा होगी और अगर 44 प्लस XY है, तो ये बेटा नर होगा। अब हमसे पूछा कौन-सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? देखिए, मादा में X है, नर में भी X है, लेकिन जो असली डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो बेटा है X या Y। तो कौन क्रिएट कर रहा है? Y। Y गुणसूत्र तो इसका सही आंसर होगा Y। नेक्स्ट, परागकोश में परागकण किसके द्वारा पोषण प्राप्त करता है? ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी टेपिटम, डी एंडोस्पर्म। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता होगा टेपिटम। टेपिटम लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक संरचना होती है जिसकी कोशिका सघन कोशिका द्रव्य वाली और द्विकेंद्रकीय होती है। इनका मुख्य कार्य ही होता है पराग कणों को पोषण देना। तो टेपिटम इज द राइट आंसर। और भी अगर हम देखें तो टेपिटम क्या-क्या करता है बेटा? टेपिटम IAA इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन का बेटा क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। यह परागकण में पॉलिन किट जो जितने भी कीट परागित परागकण होते हैं उनके अंदर पॉलिन किट का फॉर्मेशन करता है। ये एग्जाइम के काम में आता है यानी परागकण की जो सबसे बाहरी त्वचा होती है उसको बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी के टीके का क्या नाम है? टीबी के टीके का क्या नाम है? ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी आता है। तो देखिए, टीबी के टीके का पूरा नाम सॉरी टीबी के टीके का नाम है टीबी। टीबी को ही हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम कहते हैं क्षय रोग। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा किसकी वजह से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इसका जो है ये रोग फैलता है। इसके उपचार के लिए अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है बीसीजी। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस काल्मेटे गुएरिन। इसका पूरा नाम है बेटा बैसिलस काल्मेटे गुएरिन। ये टीका काम आता है, इसे हम कहते हैं बीसीजी जो टीबी यानी क्षय रोग में काम आता है। नेक्स्ट, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्रीय विभाजन चाहिए? नंबर ऑफ मियोसिस हमसे पूछ रहा है दाने। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन में कैचे दाने, दाने का मतलब हो गया बेटा सीड। और थोड़ा-सा अगर हम सोचें तो 50 कई बच्चे सोचेंगे सीधा 4 से डिवाइड करके 50 लगाएँगे, कुछ 100 सोचेंगे, कुछ कहेंगे 200 200 बट नहीं। आंसर इसका होगा बेटा 250। कैसे होगा देखिए समझते हैं। सीड की अगर हम बात करें तो याद कीजिए ओव्यूल से ही बनता है एक निषेचित बीजांड किसमें बदलता है? सीड में। और बिना निषेचन बेटा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के निषेचन हो नहीं सकता। इसका मतलब सीड है 200 तो मुझे मेल गैमेट कितने चाहिए? 200 और उतने ही चाहिए मुझे फीमेल गैमेट। तभी तो इन दोनों का फ्यूजन होगा वापस कितना बनेगा? 200 सीड्स बनेगा। लेकिन 200 अगर सीड मुझे मेल गैमेट्स चाहिए तो उसके लिए कितने अर्धसूत्रीय विभाजन कराने पड़ेंगे? देखिए हम सभी को पता होगा कि लघु बीजाणु यानी मेल गैमेट जो होता है बेटा वो बनता है 1 से कितना? 4 और फीमेल बनता है बेटा 1 मियोसिस से 1
यानी यहाँ 200 है, 4 से मुझे 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 50, और यहाँ 200, 1 से 1 तो 200 से 200, फाइनल आंसर 250। तो कितना आंसर आएगा 250 आंसर आएगा, तो 250 चाहिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का उदाहरण है। आनुवांशिक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बेसिकली ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाई करते हैं और जिसके रिजल्टेंट उनकी हम गुणवत्ता को बढ़ाते हैं जो मानव कल्याण में सहायक होते हैं। गेहूं, चावल, आम। सही सही आंसर होगा इसका बीटी कपास, जिसमें बीटी का अर्थ है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, ये एक तरीके का जीवाणु है जिससे हमें बीटी टॉक्सिन प्राप्त होता है। बीटी टॉक्सिन प्राप्त होता है जिसको हम जीन के साथ जोड़कर एक नई मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होती है, जैसे बीटी कपास, बीटी कपास, बीटी मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिसिनेरिया में परागण किस माध्यम से होता है? यदि वेलिसिनेरिया में परागण की हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि वेलिसिनेरिया बेसिकली यहाँ हमें 4 कारक दिए हुए हैं, वायु, जल, कीट, चमगादड़। देखिए चारों की अगर हम बात करें बारी-बारी, तो वायु में बेटा मक्का, गेहूँ, वायु के प्राइम एग्जांपल मक्का, गेहूँ। जल की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आता है हमारे लिए वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया, जॉस्टेरा, जॉस्टेरा। कीट की अगर बात करोगे तो बेटा इसमें फिग यानी अंजीर आता है, इसमें गुड़हल भी आता है, आक आता है। ठीक है, चमगादड़ है नहीं। आंसर हमारा जल परागण यानी वेलिसनेरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सी, फूले हुए आटे का उभार रूप किस गैस से बनता है? देखिए कभी कभी हम जैसे मैदा लगा के रखते हैं भटूरों के लिए तो हम देखते हैं वो फूल जाती है। फूलने के कारण उसका कोई गैस तो कारण होती है, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। देखिए ये जो फूला हुआ आटा होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं बेटा? किण्वन। फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या होता है जिसमें C6H12O6 यानी कार्बनिक पदार्थ जैसे यीस्ट, बेकर यीस्ट का हम यूज करते हैं। इसमें बेटा क्या होगा, ये इसको तोड़ देगा किसमें, इथाइल अल्कोहल यानी 2C2H5OH प्लस CO2। ठीक है, ये बेसिकली अल्कोहल बनाने में काम आता है, बट ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये CO2 गैस बनाते हैं और CO2 गैस के कारण बेटा आटा क्या होता है, फूल जाता है। लेकिन ये एग्जांपल जो है ये बेटा अल्कोहल के लिए है, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहली पेय पदार्थ बनाने के लिए। अगला, गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण कौन सा है? रंजक रंग अंधता, इसे बेसिकली वर्णांधता कहते हैं, वर्णांधता, या हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम या सिकल सेल एनीमिया। देखिए वर्णांधता, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया ये तीनों ही गुणसूत्रीय विकार के कारण नहीं उत्पन्न होते हैं। रंगहीनता यानी वर्णांधता और हीमोफीलिया, इन दोनों को हम कहते हैं एक्स लिंक्ड डिजीज, जिनका जीन प्रेजेंट होता है बेटा एक्स पे। अगर एक्स गुणसूत्र कलर ब्लाइंडनेस है तो सी, अगर एक्स गुणसूत्र है और हीमोफीलिया है तो एच, यानी ये कलर ब्लाइंड होगा, ये हीमोफिलिक होगा एक्स के साथ ही। इनका कभी भी वाई के साथ इनहेरिटेंस होगा ही नहीं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया ये एक तरीके का ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब ये एक तरीके का हमारा ऑटोसोमल गुणसूत्र पर अप्रभावी रोगजनक होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर बेटा वेलिन आ जाता है, जिसके कारण जो हमारी बाइकॉन्केव जो आरबीसी होती हैं वो बेटा चेंज हो जाती हैं सिकल यानी अर्धचंद्राकार। इसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। डाउन सिंड्रोम, बेटा डाउन सिंड्रोम अपने आप में ही अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे गिने चुने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। गिने चुने प्रकार के क्वेश्चंस जैसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से, किसकी का मतलब किस गुणसूत्र पर इसकी ट्राइसोमी हो जाए बेटा। डाउन सिंड्रोम किस तरीके का रोग है, डाउन सिंड्रोम की खास बातें ये क्या क्या है। देखिए लैंगडन डाउन लैंगडन नाम के साइंटिस्ट ने बेटा इसकी खोज करी थी। और इस पर क्या होता है कि 21वें गुणसूत्र पर 2 की जगह, इस पर 21वीं गुणसूत्र पर 2 की जगह बेटा 3 पाए जाते हैं, ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। यानी पहले थे गुणसूत्र 44 प्लस जो भी एक्स एक्स थे या जो भी थे, लेकिन 44 46 और एक और जुड़ गया तो कितने हो गए बेटा? 47। कितने हो गए? 47। तो वो रोग हो जाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट, विडाल टेस्ट किस रोग की जांच में उपयोग होता है? विडाल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। विडाल विडाल विडाल, देखिए कुछ टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा हम रोगों का पता लगाते हैं। अच्छा, हमें यहाँ 4 रोग दिए गए हैं, क्या हम इनके रोगजनक बता सकते हैं? टीबी,
टीबी को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्यूबरक्लोसिस। टीबी को हम कहते हैं क्षय रोग। टीबी को हम क्या कहते हैं? क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब नेक्स्ट टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड रोग बेटा किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला, इसे हम आंत ज्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत ज्वर। डेंगू, फीमेल एडीज, डेंगू वायरस। मलेरिया, फीमेल एनाफिलीज, प्लाज्मोडियम की वजह से। हमसे पूछ रहा है विडाल टेस्ट किस रोग की जांच में उपयोग होता है? तो सही आंसर होगा बेटा टाइफाइड। टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण का यूज होता है, साल्मोनेला टाइफी इसका रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, डीएनए अणु को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को बेटा तोड़ेगा? हमें चार दिए हुए एंजाइम, चारों ही अच्छे हैं हमारे, ठीक है। कौन कौन से? लाइपेज, बेटा देखो लाइपेज का उपयोग किया जाता है चिकनाई वगैरह के दाग हटाने के लिए, ठीक है, तो इसका ये तो नहीं है। एमाइलेज, एमाइलेज का उपयोग करते हैं बेटा काय के लिए? ये स्टार्च लार में पाया जाता है और ये स्टार्च को शुगर में बदल देता है। प्रोटीएज, बेटा ये काम आएगा काय में? प्रोटीन के पाचन में। तो हमारा क्या रह गया? न्यूक्लियस। तो सही आंसर होगा इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर हम देखें तो न्यूक्लियस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियस और एक होता है बेटा एंडोन्यूक्लियस। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को खास अंदर विशेष स्थानों से काटेगा, तो वो होगा एंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब बाहर, यानी किनारों से काटने का काम करेगा। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट। अच्छा, पेनिसिलिन, देखिए पेनिसिलिन एक तरीके का, पहले तो मैं बता दूं क्या है बेटा, प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन एक तरीके का बेटा होता है प्रतिजैविक। अब जब प्रतिजैविक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रतिजैविक जो है ये शब्द दिया था बेटा वॉक्समैन ने। प्रतिजैविक शब्द किसने दिया था? वॉक्समैन। प्रतिजैविक बेसिकली सूक्ष्म जीवों से प्राप्त ऐसे रसायन होते हैं जो जीवाणुओं की ग्रोथ को क्या करते हैं बेटा? रोकते हैं, वरना इन्हें मार देते हैं। सबसे पहला प्रतिजैविक बेटा खोजा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और सबसे पहला खोजा गया बेटा कौन सा था? पेनिसिलिन। कौन सा था? पेनिसिलिन। और बेटा पेनिसिलिन खोजी किसके द्वारा गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम। तो हमारा आंसर है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। नेक्स्ट, जन्मजात उपापचयी रोग है ऐसा रोग जो जन्म के साथ होता है। उपापचयी का मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। रंजकहीनता मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है। ये रंग अंधता यानी, सॉरी रंजकहीनता अलग होता है, रंग अंधता यानी वर्णांधता। यह एक एक्स लिंक्ड डिजीज है बेटा। मलेरिया उपार्जित, मच्छर हमें खा जाएगा तब, डेंगू भी बाद में। पीकेयू, पीकेयू का यहाँ पूरा नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटो यूरिया। फिनाइल कीटो यूरिया इसका सही आंसर है बेसिकली, फिनाइल कीटो यूरिया, ठीक है। फिनाइल कीटो यूरिया एक जन्मजात उपापचयी रोग है जिसकी कमी के या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव कौन सा है? निम्न में से एक जीव जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कराता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इकोलाई गलत है। साल्मोनेला टाइफाइड करता है, साल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर होगा बी, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया किस अमीनो अम्ल प्रतिस्थापित होता है? हमने भी ये डिस्कस किया था। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बेटा? ग्लूटामिक अम्ल यानी एसिड को रिप्लेस कर देता है कौन? वेलिन। वेलिन इज द मेन कल्प्रिट जिसकी वजह से सेल ऐसे की जगह आरबीसी सिकल यानी हंसिए के आकार की हो जाती है, यानी ये बीटा चेन में, ये भी याद रखेंगे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, ठीक है। तो वेलिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए सेंट्रल डोग्मा हम इसके लिए याद कर ले तो हमारी काफी चीजें इजी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि डीएनए से डीएनए बनेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से बेटा एमआरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से बनेगा बेटा क्या? प्रोटीन, है ना, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन, जैसे हिंदी में हम कहते हैं अनुवादन। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? समीकरण हमें पता होगा, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। बेटा कौन सी गैस मुक्त हो रही है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। अगर पूछे कौन सी गैस प्रयोग हो रही है तो CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट फल किसे कहते हैं? कूट फल इंपॉर्टेंट। कूट फल बेटा देखो, फल दो प्रकार के होते हैं, कूट फल, सत्य फल। ये कूट फल और नामों से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं असत्य फल किसे कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं आभासी फल किसे कहते हैं।
असत्य फल, कूट फल मतलब सत्य फल मतलब सत्य फल वे जिनका निर्माण केवल और केवल अंडाशय के द्वारा होता है। कूट फल, असत्य फल, आवासी फल वो जिनमें अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बेटा सेब। सेब कभी-कभी पूछा जाता है सेब में कौन-सा भाग काम करता है? तो बेटा उसका आंसर आता है पुष्पासन। कौन-सा आता है? पुष्पासन सेब के निर्माण में पार्ट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडिक कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? देखिए 2 तरीके की सेल हमारे इसलिए काम है। एक तो होती है सर्टोली की सेल, एक होती है बेटा लेडिक सेल। दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और पता होनी चाहिए। देखिए, सर्टोली सेल्स का काम होता है शुक्राणुओं को पोषण देना। ये क्या करती है? नवनिर्मित शुक्राणुओं को पोषण देती है। लेडिक सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन को बनाना। तो सही आंसर होगा बी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य अभी हमने सीखा पोषण। तो इसी के साथ ये बेहतरीन 2023 के 25 पीवाईक्यू क्वेश्चंस, इनमें आपके ऑब्जेक्टिव एक-एक नंबर वाले क्वेश्चंस भी हैं। इनको हमने डीपली डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। वीडियो से आप सभी का फ़ायदा भी होता होगा। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। जल्दी मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।